वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे लिखते हैं उसको। जैसे उसकी एग्जांपल है जी, हमको रिएक्शन गिवन है, ये हेबर प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें हमको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है 4.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड गिवन है। आपने कैलकुलेट करना रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे मैंने बताया था, जब आप रेट लिखते हो तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। पर्टिकुलरली जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है वो दोनों तो जरूरी लिखने हैं। तो जैसे ये नाइट्रोजन है, ये रिएक्टेंट है, तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। डेल्टा मीन एज आई टोल्ड यू चेंज, और ब्रैकेट मीन कंसंट्रेशन। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हाइड्रोजन है, जितने के साथ मल्टीप्लाई किया है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उतने के साथ आपने उसको डिवाइड कर देना। सो इट विल बी -1/3। माइनस डिनोट करता है, ये रेक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन फॉल कर रही है। इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके आगे आप प्लस इंडिकेट करोगे, पीस की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज कर रही है। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके साथ डिवाइड कर देंगे। इट विल बी इक्वल टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब एक आपको बेसिक डिफरेंस बताया था, ये जो कंप्लीट टर्म है ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। बट हमको जो गिवन है वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं गिवन है, वो गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसका मतलब आपको सिर्फ ये चीज गिवन है, ये बन रहा है। और आपसे पूछा क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंज्यूम हो रही है और आपने इसमें से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करना है। बट क्योंकि ये इक्वल जे दो टर्म्स हैं, हम इसको लिख लेंगे। सो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। और ये 3 इधर ले जाएंगे, 3/2। और इसकी जो वैल्यू है, ये जो गिवन है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वो ये चीज़ गिवन है एज आई टोल्ड यू। तो इसकी वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इधर आपका बच जाएगा माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। जैसे मैंने समझाया है, ये नेगेटिव मैथ वाली कैलकुलेशन का माइनस नहीं है, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये कंज्यूम हो रहा है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन आपका कितना आ गया? ये आ गया, ये आपका आंसर है। सो दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। टॉपिक जो हमने करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सिक्स फैक्टर्स हैं जो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स ये क्या है? अगर आप कोई भी दो रिएक्शन लो जो देखने में एक जैसे हों, उनका रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन है विद ऑक्सीजन टू गिव NO2, और ये रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कंपैरेटिवली स्लो है, और फॉर्मेशन NO2 वो कंपैरेटिवली फास्ट है। अब देखने में तो एक जैसा लग रहा है, ये ऐसा क्यों है? ये नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मीन्स जैसे मैंने समझाया था, कोई रिएक्शन फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, वो डिपेंड करता है जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड जो तोड़ने होते हैं उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो कितने बॉन्ड पुराने टूट रहे हैं, उनकी कितनी एनर्जी है, और नए बॉन्ड जो बन रहे हैं उनमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो सभी में डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा।
तो इसलिए जो वैल्यू डिफरेंट आएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट आएगा। सेकंड फैक्टर होता है एक्टिवेशन एनर्जी, उस पर भी डिपेंड करता है। सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट दिखने में जैसे हो बट नेचर डिफरेंट है, सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट। सेकंड फैक्टर, इसमें जो मैंने लिए हैं रिएक्शन, ये सारी गैसेज हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस, NO2 इज गैस, SaCO इज गैस, CO2O2, ऑल दीज आर गैसेज। अगर गैस स्टेट में कोई रिएक्टेंट है तो उसका रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगा। क्यों? एक थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, अभी हम बाद में आगे डिटेल में करेंगे। उसके अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और वो कोलिजन की फ्रिक्वेंसी जो है गैस स्टेट में ज़्यादा होगी, ज़्यादा चांस होगा कोलाइड होने में, कोलाइड करने का एक दूसरे के साथ। सॉलिड स्टेट में कम होगा। अगर आप सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करोगे तो वो स्लो होगा, और वही सॉलिड आप लिक्विड में डिजोल्व कर लो, एक्वा सोल्यूशन अगर उसका बन जाता है दो सॉलिड का, तो उसमें रिएक्शन करा के देखो, वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उनमें कोलिजन फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। सो डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? ये तो बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। सर्दियों में आपने कभी आग जला के हाथ सेके हो तो पता होगा, जब बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, लॉग ऑफ वुड, आप उसको आग लगाओगे, आग नहीं लगेगी। और वही आप इसको छोटे छोटे स्टिक्स में या छोटी छोटी चिप्स में उसको ब्रेक कर दो, जहाँ लकड़ी का बूरा बना दो, और उसको आग लगाओ, बहुत जल्दी लग जाएगी। वाई? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। जैसे ये है, मान लो ये वो लॉग ऑफ वुड है, इसमें सरफेस एरिया है इतना, तो ऑक्सीजन ने इतने कांटेक्ट में आना तब रिएक्शन होना। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, अब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया है इतना, अब पहले से लगभग 5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आएगी, सरफेस एरिया इसका बढ़ गया है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सो सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन फास्ट होता है। थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन जैसे आपने पढ़ा मोलैरिटी भी होती है, यहाँ कंसंट्रेशन किस तरीके से लेते हैं, जो भी बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। अगर ये मान लो कोई कैंडल है, आप इस कैंडल को आग लगाते हो ओपन में तो जल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्सीजन है, तो कैंडल के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो उसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे और बर्न होगी। अगर सेम कैंडल को आप किसी टम्बलर से या किसी जार से कवर कर दो, अब बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, ये शुरू में जलेगी पर एक आधे मिनट में धीरे धीरे डिम में होती होती बुझ जाएगी। वो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फॉल कर रही है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम रह गई तो उसने रिएक्शन करना ही बंद कर दिया। तो ये अगर आप इसको, जब ये बुझने वाली है, इसको हटा दो ऊपर से, अब दोबारा क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्योंकि हवा में जितनी थी दोबारा मिलनी शुरू हो जाएगी, तो वो फिर से जो लाइट है जो डिम हुई थी वो पूरी तरह बर्न होनी शुरू हो जाएगी कैंडल। सो सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ, थर्ड फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें ऑक्सीजन रिएक्टेंट थी जो हाइड्रोकार्बन मतलब वैक्स के साथ रिएक्शन कर रही थी। फोर्थ फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी करेंगे, इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। टेम्परेचर को हम क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर कर सकते हैं, भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा, वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और ये सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए नहीं है, एक्सोथर्मिक के लिए भी है, उनमें भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ज़्यादातर केसेस में फॉर 10 डिग्री सेल्सियस ये डबल हो जाता है। एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, हो सकता है किसी में 1.99 आ जाए, किसी में 1.7 आ जाए, किसी में 2.5 आ जाए, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस इट इज क्लोज टू 2। जैसे आप 25 डिग्री पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, आप टेम्परेचर 35 कर दो, वेदर कंडीशन में हो ही जाता, हमने क्या करना, कुदरती कर देगी, तो वो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। और ये हर 10 डिग्री राइज पे नहीं पॉसिबल होगा, पर 25 से 35 के लिए जरूर होता है, 25 to 35। तो टेम्परेचर के बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन यूजली बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कैटालिस्ट।
अब कैटालिस्ट आपने पढ़ा है क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, जो जरूरी नहीं है बढ़ा दे, जरूरी नहीं है बढ़ा दे, चेंज कर दे, चेंज कर दे मतलब आपको नहीं, हमने तो सुना वो बढ़ाता। तो दो टाइप के कैटालिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। अगर आप पॉजिटिव कैटालिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर आप नेगेटिव कैटालिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह की डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए जब उसको स्टोर करते हैं तो उसमें नेगेटिव कैटालिस्ट डाल देते हैं सो दैट इसकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम हो जाए। और भी कितनी एग्जांपल्स हैं, जब आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ कई रिएक्शन आएंगे जिनमें हम सल्फर या और सब्सटेंसेस को एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट ऐड करते हैं या एज ए पॉइजन ऐड करते हैं। सो कैटालिस्ट अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो कैटालिस्ट जो है फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना बढ़ाएगा, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही बढ़ाएगा, बराबर का बढ़ाएगा। तो उसमें होगा क्या फिर, इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में वो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा क्योंकि उसने दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया है पॉजिटिव कैटालिस्ट ने। ठीक है जी। लास्ट है सनलाइट, कह सकते हो आप। जैसे कई रिएक्शन होते ही सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। अब फोटोसिंथेसिस में भी सारी सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होते, उसमें भी दो फेस में होते हैं, लाइट फेस के रिएक्शन और डार्क फेस के रिएक्शन। लाइट फेस के जो रिएक्शन होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके होते हैं। आपने क्लोरोफिल सुना, सभी जानते होंगे। क्लोरोफिल करता क्या है, वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करके देता है प्लांट्स को, उसको यूज करके वो रिएक्शन करती है। इसके बगैर और एग्जांपल है, जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन है, आप सनलाइट के बगैर करो बहुत ही स्लो होगा, नाम मात्र निग्लिजिबल रूम टेम्परेचर पर। यही आप सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। यहाँ एच न्यू रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, एनर्जी मीन्स हेयर इट रिप्रेजेंट सनलाइट। तो कई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, उन रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम करने लगे हैं वो है कंसंट्रेशन का इफेक्ट किसी रिएक्शन पे कितना होता है, उसको स्टडी किया था। तो साइंटिस्ट थे गोल्डबर्ग एंड वाग। उन्होंने कंसंट्रेशन के इफेक्ट को स्टडी करके अपना एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये वैसे +1 में भी था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, यहाँ हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे ये पूरा ठीक है अभी कि नहीं, और इसको मॉडिफाई कैसे करके दूसरा कैसे बनाया गया। ये क्या कहते हैं साइंटिस्ट, मान लो अगर कोई रिएक्शन होता है, जैसे वही हम एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन लेते हैं जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ये इक्विलिब्रियम में होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता है, बट मैं समझाने के पर्पस के लिए इसे वैसे ही लिख रहा हूँ। आई नो दैट इक्विलिब्रियम का साइन होना चाहिए। तो ये कहते थे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की उसके प्रोडक्ट की। मतलब ब्रैकेट एज आई टोल्ड यू अर्लियर दिस इज कंसंट्रेशन, इन्होंने एक्टिविटी वर्ड यूज किया था, मतलब सेम है, मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी। और इन्होंने एक वर्ड और साथ में ऐड बताया था, वो ये है कि इनकी जो रेस टू पावर होगी वो कितनी होगी, जितना इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब इक्वेशन में इसको बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर आगे लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 है, इसके आगे 3 लिखा है तो पावर 3 है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, इनके अकॉर्डिंग इसको कैसे डिफाइन करेंगे और इन जनरल इसको कैसे लिखेंगे। मान लो इन जनरल हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये ए रिएक्टेंट है, इट्स रिएक्टिंग विद बी एंड इट गिव्स सी एंड डी। ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं और यू कैन से स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो जनरल एक्सप्रेशन में अगर इसका लिखूंगा तो इट विल बी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to power small a, concentration of B raised to power small b। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ, गौर से सुनना।
सो रेट ऑफ ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन का भी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म, हर एक कंसंट्रेशन टर्म जो है रेस टू पावर, उसको रेस टू पावर कितना करना, इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट गिवन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट गिवन है वो इसका रेस टू पावर कर देना है। जैसे आपको फर्स्ट इक्वेशन में बताया, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है तो रेस टू पावर 1 है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है तो रेस टू पावर 3 है। यू कैन से इट एज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आल्सो। सो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर एक बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हो फिर उसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। और दूसरा नेम तो ये है। अब हम करने लगे हैं जो रेट कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है और इस लॉ को कैसे मॉडिफाई करके रेट लॉ एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। सपोज इफ कंसंट्रेशन ए, ये भी 1 है, जो बी है उसकी भी 1 है, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के ए रेस टू पावर 1 एंड बी रेस टू पावर 1, ये 1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो रेट विल बी इक्वल टू के। तो इससे रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाती है। सो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट इज किसके इक्वल आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन के। सो इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ each of the reactants is unity। ये रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है। अब रेट कांस्टेंट के कैरेक्टर्स क्या हैं वो ब्रीफ में बता रहा हूं आपको, गौर से सुनिएगा। पहला तो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू से हमें पता लगता है कोई रिएक्शन कितना फास्ट है। पहला फैक्टर क्या होता है? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट जो आपको बोला है, greater the value of rate constant faster is the reaction। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है इज कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। अगर ये रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट जितनी वैल्यू आ रही, मान लो 8 आ रहा है तो वो 8 ही आ जाएगा उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस with change in temperature। ये टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता, वैसे चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप इनकी कंसंट्रेशन चेंज कर दो, एक ये 1 की जगह 2 ले लो, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इसको कुछ नहीं होगा। सो रेट कांस्टेंट
does not change with change in concentration। और लास्ट ये है, इसके यूनिट क्या होते हैं वो भी हम नेक्स्ट में निकालेंगे, वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। सो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे ये पावर 1 का क्या मतलब है, या लॉ ऑफ मास सेक्शन में जैसे बताया वैसे ही पावर होनी चाहिए, या कुछ और भी है, वो हम करते हैं। अब देखिए हमने जो एक्सप्रेशन लिखे हैं उसका क्या मतलब है, और एक्चुअली वो पावर उतनी ही होनी चाहिए जितनी उन्होंने बोली थी। देखिए जैसे दोबारा एग्जांपल लेते हैं हम अमोनिया की डीकम्पोजिशन की। अगर जो आप मॉलिब्डेनम या टंगस्टन की प्रेस में इसको हीट करते हो तो ये डीकम्पोज हो जाती है अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका रेट होना चाहिए KNH3 पावर 2। इसका क्या मतलब है पावर का? इसका ये मतलब होता है, सपोज अगर ये कंसंट्रेशन में डबल कर दूं, पहले ये 1 है, सपोज इफ इट इज 1 देन 1 रेज टू पावर 2 आ जाएगा 1 और 2 रेज टू पावर 2 आ जाएगा 4। तो आपका रेट क्या हो जाना चाहिए? इट शुड बी, फर्स्ट केस में आ जाएगा K इंटू 1 और सेकेंड केस में जब कंसंट्रेशन हमने 2 कर दी है तो इट शुड बी K इंटू 4, मतलब पहले से 4 गुना हो गया। इसका ये मतलब है। सो अगर किसी की पावर 1 है, इधर 1 होती तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब चेंज नहीं होना था। अगर ये 2 है तो मतलब सॉरी, अगर हम इसको 1 का स्क्वायर 1 तो 1 है, इधर कंसंट्रेशन 2 कर देते तो 2 हो जाना था। अब स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4, मतलब पावर के अकॉर्डिंग इससे हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इतने टाइम बढ़ जाना चाहिए। अगर एक ही रिएक्टेंट है जैसे इस केस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाना चाहिए? पहले के कंपैरेटिवली 4 टाइम बढ़ गया है। पर हम देखते हैं एक्चुअली ऐसा होता है? एक्चुअल में इसको एक्सपेरिमेंट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम करेंगे भी, बुक में है आपके न्यूमेरिकल सिलेबस में, तो उसमें हम देख सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो एक्चुअली देखा ये गया है इस केस में रेट इज इक्वल टू K टू कंसंट्रेशन अमोनिया पावर 0, मतलब कि ये इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। 0 का मतलब ये है, अगर पहले इसकी कंसंट्रेशन 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया 1, और अगर आप 2 भी कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए अगर ये ऐसे होता तो। पर असल में ये 0 है, मतलब अगर कंसंट्रेशन 1 है 1 रेज टू पावर 0 तो रेट उतना ही रहना था। अगर आप इधर 2 कर दो 2 रेज टू पावर 0 वो भी 1 आना, फिर भी पहले जितना ही रहना। मतलब एक्चुअली हमने ये देखा है कि ये वाला जो रिएक्शन है वो तो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। और उन्होंने बोला था हमने कंसंट्रेशन की पावर वो लिखनी जो इधर दी है, इसका मतलब उनकी बात पूरी तरह ठीक नहीं है। तो हमने ये जो पावर होती है, ये जो लिखनी होती है, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करते हैं ये कितनी है, और जो वो वैल्यू आती है वो यहां पे हम लिखेंगे अगर, तो उसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल और छोटी सी दे रहा हूं आपको समझने के लिए। जैसे ये रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो अगर आप इस रिएक्शन का रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ये मैं LM में लिख दिया, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है ये, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब जैसे ये समझाया, अगर कंसंट्रेशन में डबल कर दूं तो रेट 4 टाइम बढ़ जाना चाहिए। बट एक्चुअली
जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करके देखते हैं, तो फिर क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डबल ही होता है। मतलब एक्चुअली इसकी फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, 1 चाहे लिखो चाहे ना, अंडरस्टूड होता है वो 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अगर पहले कंसंट्रेशन 1 है, 1 रेज टू पावर 1 आ जाएगा। आपने कंसंट्रेशन 2 कर दी तो 2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा 2। मतलब N2O5 equal to 1, then rate becomes K into 1 raised to power 1। अगर concentration of N2O5 is 2, then rate becomes K into 2 raised to power 1, और कितना आ जाएगा 2। मतलब पहले से सिर्फ डबल होगा, एक्चुअली इतना होता है। और अगर ये वाला एक्सप्रेशन होते तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता, ये 4 गुना होना चाहिए था, तो आता तो डबल है। तो इसका मतलब डबल हो रहा है तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट करके 1 फाइंड की गई है, ठीक है। इसको अब जब ये पावर एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट की जाए, वो वाली लिखी जाए, तो तब हम सेम एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। तो डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो पावर हमने लिखनी है वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है जो भी केमिकल इक्वेशन में गिवन है, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पावर हमने लिखनी है वो हमने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करनी है, फिर लिखनी है। तो इसको हम रेट लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, सो रेट लॉ की डेफिनेशन ये है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to power a numerical coefficient which is determined experimentally। जो जो numerical values की लिखनी है वो हमने experimentally find out करके लिखनी है। सो ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने लगे हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर्स हैं उनका टोटल, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। देखिए जैसे दोबारा वही एग्जांपल N2O5 वाली, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया इसको हम लिखेंगे K इंटू N2O5 रेज टू पावर 1। तो इसमें एक ही है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। अगर मान लो किसी इक्वेशन में 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उनकी जो पावर है उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। सपोज करो इन जनरल ये है कोई इक्वेशन, तो आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो कि ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा। अब इसमें गौर से देखिए मैंने सी नहीं लिखा, ये कुछ समझाने के लिए लिखा। पहले तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये जो पावर्स हैं इनको जोड़ देना, अल्फा प्लस बीटा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। जैसे मान लो ये 1 है ये 2 है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। ज़्यादातर 3 ऑर्डर तक होते हैं, कुछ रिएक्शन है जो 4th ऑर्डर के भी होते हैं। तो ये 3 और जितना भी है आपने जोड़ देना। ये फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता हो सकता है ये हाफ हो, ये 1 हो, ये भी हो सकता है ये -1/2 हो, ऐसा भी होता है। तो ये आ गया। अब मैंने सी क्यों नहीं लिखा, मैंने जैसे आपको बताया ये सी पे डिपेंड करता भी है रेट ऑफ रिएक्शन के, नहीं करता, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। अगर मैंने सी इस एक्सप्रेशन में नहीं लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन सी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सी।
तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी इज 0, सी के हिसाब से 0 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, अल्फा, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, बीटा, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तीनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा आ गया। सो इस तरीके से हम ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सा है जी। लास्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने लगे हैं वो है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने बोला था वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन ले लिया, सबसे पहले हम करने लगे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो उसका क्या यूनिट होंगे, रेट विल बी इक्वल टू के। मान लो रिएक्टेंट है ए और उसके अकॉर्डिंग जीरो है तो इसकी पावर जीरो हो जाएगी, तो ये तो हम फिर लेंगे नहीं, तो आपका इधर क्या बच जाएगा के। और रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और आपको ये बताया है कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर लीटर, टाइम के अगर आप सेकंड लोगे तो डिवाइडेड बाय सेकंड, ऊपर आ जाएगा तो पर सेकंड। ऐसे ही अगर गैस हो, इन केस ऑफ गैसेस आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू के इंटू प्रेशर ऑफ ए। इसमें प्रेशर लेना है, फिर अगर ये जीरो ऑर्डर है तो पावर आ जाएगी जीरो, और इधर रेट में क्या लेंगे, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, जहाँ एटमॉस्फेयर जहाँ बार, अगर एटमॉस्फेयर में लोगे तो एटमॉस्फेयर, टाइम क्या आ जाएगा पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ये यूनिट होंगे। मैं एक एग्जांपल और दूंगा, बाकी आप सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कैलकुलेट करोगे। जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो अगर, तो उसके यूनिट क्या बनेंगे, रेट विल बी इक्वल टू के ए रेस टू पावर 2, ऐसे भी हो सकता है, या A1 B1 भी हो सकता है, ओवरऑल वैल्यू 2 आनी चाहिए। जैसे मतलब एक एग्जांपल और लिख देता हूँ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों सेम है, पावर 2 ही आएगी, 1 + 1 2, या ऐसे 2 लिख दिया सेकंड ऑर्डर लेने के लिए। तो अब जब ये कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर पावर 2, और इधर रेट है, रेट का आपको अभी समझाया, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो एक पावर तो ये होगी कैंसल, और के के यूनिट क्या आ जाएंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा पर मोल लीटर पर सेकंड, ये बन गया। और इन केस ऑफ गैसेस यू कैन राइट इट एज रेट इक्वल टू के इंटू प्रेशर ऑफ एयर रेज टू पावर 2। तो प्रेशर क्या होगा, सपोज करो आप एटमॉस्फेयर में ले रहे हो, अगर बार में लेना तो बार में ले सकते हो, तो ये एटमॉस्फेयर स्क्वायर, और इधर रेट का जैसे आपको बताया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था, डेल्टा पी का है एटमॉस्फेयर और नीचे डेल्टा टी इसका है सेकंड, एक एटमॉस्फेयर हो गया कैंसल, सो के आ जाएगा पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड। तो ऐसे ही आपने फर्स्ट और थर्ड फोर्थ वहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दीज आर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कल हम इसको फर्दर कंटिन्यू करें, कल मतलब वेन एवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी, तो इसको नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।